अभिवादन। आज हम थोड़ी बिजली की बातें करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हमारी चारों ओर है, पर ये काम कैसे करती है ये सोचना मजेदार है। हमारे एक श्रोता ने कुछ स्रोत भेजे हैं भौतिकी के, और हम उन्हीं को आधार बनाकर ये समझेंगे कि ये विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट चीज क्या है। बिल्कुल। आसमान में जो बिजली कड़कती है वहां से लेकर हमारे फोन की बैटरी तक करंट तो हर जगह है। हाँ, पर ये चार्ज, ये आवेश बहते कैसे हैं आखिर? और इनको कंट्रोल करने वाले नियम क्या हैं? स्रोत कहते हैं कि मामला रुके हुए चार्ज का नहीं है, बल्कि चलते हुए चार्ज का है। हाँ, चलते हुए आवेश, यही मिलकर करंट बनाते हैं। अच्छा। और ये बहाव भी मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता। सोचिए, बिजली जब कड़कती है तो चार्ज बस पल भर के लिए बहता है। हाँ, एकदम से। जबकि घड़ी की बैटरी में वो लगातार बहता रहता है, धीरे धीरे ही सही। स्थायी रूप से। तो आज हम इसी स्थायी वाले करंट पे ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल। आज का फोकस इसी स्थायी विद्युत धारा पर रहेगा। स्रोतों में इसे गणितीय रूप से भी समझाया गया है कि किसी पॉइंट से 1 सेकंड में कितना नेट चार्ज गुजरा, अच्छा, वही धारा है, और इसका यूनिट है एम्पेयर, ए। और ये एम्पेयर वाली बात दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि हमारे घर के पंखे बल्ब में करीब 1 एम्पियर करंट होता होगा। हाँ, उस ऑर्डर का। लेकिन वो जो आसमानी बिजली कड़कती है उसमें तो हजारों एम्पियर। हजारों, बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ हमारे शरीर के अंदर नसों में भी करंट होता है, वो कितना? वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रो एम्पेयर में, मतलब एम्पेयर का 10 लाखवां हिस्सा। बाप रे, कितना फर्क है। चलिए पता लगाते हैं ये सब होता कैसे है। तो पहला सवाल यही आता है मन में कि ये धारा खासकर ठोस चीजों में जैसे तार में ये बहती कैसे है। स्रोत इशारा कर रहे हैं कि इसका राज चालकों में है, कंडक्टर्स में, और उनमें मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों में। बिल्कुल सही। देखिए, ज्यादातर चीजें हैं जैसे लकड़ी या प्लास्टिक, उनमें इलेक्ट्रॉन अपने एटम से कसकर जुड़े होते हैं। वो हिल नहीं सकते आसानी से। हाँ, इंसुलेटर कहते हैं उनको। हाँ, विद्युत रोधी या इंसुलेटर। लेकिन धातुएं, मेटल्स, वो अलग हैं। उनमें कुछ बाहरी इलेक्ट्रॉन इतने ढीले बंधे होते हैं कि वो एटम छोड़कर पूरे मेटल में घूमने के लिए लगभग आजाद होते हैं। अच्छा, तो यही है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन। हाँ, यही है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये हमेशा करंट बनाते रहते हैं फिर, अगर ये घूम रहे हैं तो? नहीं, ऐसा नहीं है। करंट तब बनता है जब उन पर कोई बाहरी कह लीजिए धक्का लगे। सामान्य हालत में ये इलेक्ट्रॉन्स बस इधर उधर बेतरतीब घूमते रहते हैं, जैसे किसी बंद कमरे में बहुत सारी मक्खियां भिन भिन आ रही हों। और वो पदार्थ के स्थिर आयनों से टकराते भी रहते हैं। आयन मतलब वो एटम जिनसे ये इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये इलेक्ट्रॉन हर समय चल रहे हैं तो फिर हमें बिना बैटरी लगाए तार छूने पर करंट क्यों नहीं लगता? स्रोत भी यही सवाल उठाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और ज़रूरी भी। बात यह है कि बिना किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के, मतलब बिना बैटरी या वोल्टेज के, उनकी गति पूरी तरह से रैंडम होती है, अस्त-व्यस्त। आप तार का कोई भी छोटा सा हिस्सा लें तो औसतन जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे होंगे उतने ही ठीक उल्टी तरफ भी जा रहे होंगे। अच्छा, मतलब नेट फ्लो 0। एग्जैक्टली। नेट फ्लो 0 होता है। कोई नेट चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, इसलिए कोई करंट महसूस नहीं होता। समझ गया। तो फिर जब हम बैटरी जोड़ते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तब क्या बदल जाता है? तब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगाता है, एक दिशा में। उनको धक्का देता है एक तरफ। हाँ, एक तरह से धक्का देता है। अब उनकी चाल सिर्फ बेतरतीब नहीं रहती, वो अपनी रैंडम उछल कूद तो करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो धीरे धीरे एक खास दिशा में खिसकने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में। ये जो खिसकने की औसत रफ्तार है, जो बहुत धीमी होती है, इसी औसत वेग को अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने देखा स्रोत के एक उदाहरण में तांबे के तार के लिए इसकी वैल्यू निकाली है, और वो है सिर्फ 1.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। हाँ, बहुत कम। इतना धीमा? हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा धीमा है। फिर ये कैसे हो जाता है कि जैसे ही हम स्विच दबाते हैं बल्ब फौरन जल उठता है? इस रफ्तार से तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को तार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में शायद घंटे लग जाएं। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही फिजिक्स का कमाल है। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेशक बहुत धीमी है, मिलीमीटर प्रति सेकंड में, पर होता क्या है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, तार के सिरों पर वोल्टेज लगता है और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, हाँ,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग प्रकाश की गति से, जो कि बहुत तेज है, पूरे तार में एक साथ फैल जाता है। ओह, मतलब फील्ड तुरंत पहुंच जाता है हर जगह। लगभग तुरंत। और ये फील्ड तार के हर हिस्से में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को एक साथ खिसकाना शुरू कर देता है। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर एक साथ। इसे ऐसे सोचिए कि पानी से भरी एक लंबी पाइप है। आप एक सिरे से थोड़ा पानी अंदर डालते हैं तो दूसरे सिरे से पानी लगभग तुरंत बाहर निकलने लगता है। हाँ, ये तो है। ऐसा इसलिए नहीं कि वही पानी का मॉलिक्यूल चलकर दूसरे सिरे तक पहुंचा, बस दबाव, वो प्रेशर पूरे पाइप में तुरंत ट्रांसफर हो गया। वैसे ही यहाँ है। अच्छा। मतलब करंट शुरू होने के लिए किसी एक इलेक्ट्रॉन का पूरा सफर तय करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस फील्ड का पहुंचना और सभी इलेक्ट्रॉनों का एक साथ थोड़ा सा खिसकना ही काफी है। समझ गया। ये तो कमाल की बात है। चलिए अब उस नियम पर आते हैं जिसका जिक्र लगभग हर जगह होता है, ओम का नियम। जॉर्ज साइमन ओम। ओम्स लॉ। उन्होंने पाया कि वोल्टेज और करंट I में कोई रिश्ता है। क्या रिश्ता है वो? हाँ, जॉर्ज ओम ने, ये बात है 1828 की, काफी प्रयोगों के बाद ये पाया कि बहुत सारे पदार्थों के लिए, खासकर धातुओं के लिए, अगर तापमान न बदले। अच्छा, तापमान स्थिर रखना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। तो स्थिर तापमान पर तार के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज V, उसमें बहने वाले करंट I के सीधे अनुपात में होता है। मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। यानी वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओ तो करंट घटेगा। सीधा हिसाब। बिल्कुल। और इसी समानुपात को जब हम बराबर के निशान में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R। तो फॉर्मूला बनता है V = RI। V = R, ये तो बहुत सुना है। तो V वोल्टेज, I करंट, ये R क्या चीज है फिर? ये कहां से आया? ये वही रुकावट वाली चीज है क्या? बिल्कुल सही पकड़े। ये R ही उस तार या चालक का प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस। ये इस बात का माप है कि वो चीज बिजली के बहाव को कितना रोकती है, उसमें कितनी रुकावट डालती है। जैसे पतली पाइप पानी को ज्यादा रोकती है। हाँ, वैसा ही कुछ। ज्यादा प्रतिरोध मतलब ज्यादा रुकावट। और इसका ऐसा यूनिट है ओम, जिसे हम ग्रीक अक्षर ओमेगा से दिखाते हैं। और स्रोतों में ये भी लिखा है कि ये जो R है, ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि तार किस चीज का बना है, बल्कि तार कितना लंबा है, कितना मोटा है, इस पर भी निर्भर करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। R जो है वो तार की लंबाई L के सीधे अनुपात में होता है। यानी तार जितना लंबा, R उतना ज्यादा। लंबा तार, ज्यादा प्रतिरोध। ठीक है। और तार की क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मोटा तार तो प्रतिरोध कम। हाँ, मोटा तार तो प्रतिरोध कम। जैसे मोटी पाइप से पानी आसानी से बहता है। तो इन दोनों बातों को मिलाकर फॉर्मूला बनता है R = ρLA। R = ρLA। इसमें L लंबाई हो गई, A एरिया हो गया, ये नया अक्षर आ गया रो। ये क्या है? ये रो है पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। ये पदार्थ का अपना गुण है। ये बताता है कि वो पदार्थ चाहे किसी भी आकार का हो, अंदर से करंट के बहाव का कितना विरोध करता है। जैसे तांबे की प्रतिरोधकता कम होती है, लोहे की ज्यादा। अच्छा, तो ये तार की लंबाई मोटाई पर निर्भर नहीं करती? नहीं, रो पदार्थ पर निर्भर करता है और तापमान जैसे बाहरी कारकों पर, लेकिन तार के आकार पर नहीं। प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता, कंडक्टिविटी, सिग्मा = 1/ρ, जो बताती है कि पदार्थ कितनी आसानी से करंट बहने देता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोधकता, ये जो अंदरूनी रुकावट है, ये आती कहाँ से है? स्रोत इसे वापस उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की टक्करों से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। यादें हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन चलते हुए आयनों से टकराते रहते हैं। हाँ। हर टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी खो देता है, दिशा बदल लेता है, फिर फील्ड उसे खींचता है, फिर वो टकराता है। ये लगातार टक्करें उसे बेतहाशा तेज होने से रोकती हैं। इन्हीं टक्करों के कारण उसे वो धीमी औसत ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। अच्छा। दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन औसतन जितनी देर चल पाता है बिना टकराए, उसे कहते हैं विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। इसे टाउ से दिखाते हैं। प्रतिरोधकता का एक और गहरा फॉर्मूला है जो इन चीजों को जोड़ता है। ρ = mne² टाउ। बाबरे, इसमें क्या क्या है? mne टाउ। हाँ, m है इलेक्ट्रॉन का मास, e उसका चार्ज, n है प्रति यूनिट वॉल्यूम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो इससे क्या पता चलता है?
इससे साफ है कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो, n कम हो या टक्करें बहुत जल्दी जल्दी हो, टाउ छोटा हो, तो प्रतिरोधकता रो ज्यादा होगी, रुकावट ज्यादा होगी। और इसका तापमान से क्या कनेक्शन है? हमने सुना है तार गर्म होने पर करंट कम बहता है, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या तापमान इस रो पर असर डालता है? जरूर डालता है, और कैसे डालता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि पदार्थ क्या है, धातु है या कुछ और। धातुओं में जैसे तांबा, लोहा, इनमें जब तापमान बढ़ता है तो एटम यानी वो जो स्थिर आयन है वो अपनी जगह पर ज्यादा जोर जोर से कांपने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। अच्छा, उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। हाँ, इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनके इन कांपते हुए आयनों से टकराने के चांस बढ़ जाते हैं, टक्करें ज्यादा जल्दी जल्दी होती हैं। मतलब रिलैक्सेशन टाइम टाउ वो कम हो जाता है। बिल्कुल, टाउ कम हो जाता है, और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तापमान से ज्यादा बदलती नहीं। तो फॉर्मूला था ρ=mne² टाउ। इसमें टाउ नीचे है, टाउ कम हुआ तो रो बढ़ जाएगा। हाँ, रो बढ़ जाएगा। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों बढ़ जाते हैं। इसीलिए गर्म होने पर धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता है। अच्छा, ये हुई धातुओं की बात। और वो जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन। हाँ, अर्धचालकों में कहानी थोड़ी अलग बल्कि उल्टी है। वहाँ तापमान बढ़ाने पर कुछ ऐसा होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने एटम के बंधन तोड़कर चलने के लिए आजाद हो जाते हैं। ओह, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n बढ़ जाती है। हाँ, n बहुत तेजी से बढ़ता है। अब देखिए, यहाँ भी टक्करें तो ज्यादा होती हैं, टाउ घटता है, लेकिन n के बढ़ने का असर इतना ज्यादा होता है कि वो टाउ के घटने वाले असर पर भारी पड़ जाता है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर कम हो जाती है। वो ज्यादा अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं गर्म होने पर। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा है धातुओं से। हाँ, और इसी गुण के कारण तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने काम के हैं। ट्रांजिस्टर्स, चिप्स सब इसी पर आधारित हैं। क्या कोई ऐसी चीज भी है जिसका प्रतिरोध तापमान बदलने पर ज्यादा ना बदले? क्योंकि कई जगह हमें ऐसा चाहिए होगा। हाँ, है। कुछ मिश्र धातुएं, अलॉयज, स्रोत में निक्रोम का जिक्र है, जो निकल, आयरन और क्रोमियम का मिक्सचर है। इसकी प्रतिरोधकता तापमान के साथ बहुत कम बदलती है और होती भी काफी ज्यादा है। इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हीटर में, टोस्टर में, जो गर्म करने वाले तार होते हैं। बिल्कुल, हीटिंग एलिमेंट बनाने में, क्योंकि वो गर्म होने पर भी अपना प्रतिरोध ज्यादा नहीं बदलता और ज्यादा गर्मी पैदा करता है। इसी तरह मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन जैसी अलॉयज स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने के काम आती हैं, जिनका मान स्थिर रहे। समझ गया। अब जब ये करंट प्रतिरोध से गुजरता है तो आपने कहा टक्करों से ऊर्जा गर्मी में बदलती है, मतलब ऊर्जा खर्च हो रही है। इसे कैसे नापते हैं? इस ऊर्जा के खर्च होने की दर, मतलब प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, उसे कहते हैं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर, P। जब I करंट V वोल्टेज डिफरेंस से गुजरता है तो हर सेकंड IV जितनी ऊर्जा गर्मी या रोशनी में बदल जाती है। तो शक्ति का सीधा फॉर्मूला है P=IV। P=IV। हाँ, और ओम के नियम का इस्तेमाल करें तो V की जगह IR रख दे तो P=IR, यानी P=I²R। अच्छा, P=I²R। या I की जगह VR रख दे तो P=VRV, यानी P=V²R। ये तीनों फॉर्मूले पावर बताते हैं। P=IV=I²R=V²R। इसे ओमिक लॉज या जूल हीटिंग भी कहते हैं शायद। हाँ, जूल तापन या ओमिक क्षय, बल्ब का जलना, हीटर का गर्म होना, ये सब इसी पावर लॉस का नतीजा है। लेकिन ये ऊर्जा लगातार आ कहां से रही है? अगर ये गर्मी में बदल रही है तो करंट को बहते रहने के लिए लगातार एनर्जी कौन दे रहा है? कोई तो धक्का दे रहा होगा ना? बिल्कुल सही सवाल। सर्किट में करंट को लगातार बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा गर्मी में बर्बाद हो रही है उसकी भरपाई करनी पड़ती है, और ये काम करता है बाहरी स्रोत जैसे बैटरी या सेल। अच्छा, बैटरी का काम ये है। हाँ, सेल के अंदर होती हैं केमिकल रिएक्शंस। वो अपनी केमिकल एनर्जी खर्च करके चार्ज को, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को, कम वोल्टेज वाले टर्मिनल नेगेटिव से खींचकर ज्यादा वोल्टेज वाले टर्मिनल पॉजिटिव तक पहुंचाती है। एक तरह से चार्ज को ऊपर चढ़ाने का काम करती है ताकि वो फिर सर्किट में नीचे बह सके। और ये जो सेल का धक्का है, इसी को कुछ खास नाम दिया है। हाँ, जब सेल से कोई करंट नहीं बह रहा हो, मतलब सर्किट खुला हो,
तब उसके दोनों टर्मिनलों के बीच जो मैक्सिमम वोल्टेज का अंतर होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इसे एप्सिलॉन से दिखाते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम में तो फोर्स है पर यह है वोल्टेज। हाँ, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये असल में फोर्स नहीं बल्कि प्रति यूनिट चार्ज दी गई एनर्जी है, यानी वोल्टेज ही है। यूनिट वोल्ट ही है। तो अगर एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट है तो क्या हमें हमेशा उससे 1.5 वोल्ट ही मिलेगा? नहीं, हमेशा नहीं। जब सेल करंट दे रहा होता है तब थोड़ा कम मिलता है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो केमिकल्स और इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका अपना भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। उसे कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। अच्छा, सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है? हाँ, तो जब सेल से I करंट बहता है तो इस अंदर वाले R के कारण सेल के अंदर ही कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। कितना? IR। इसलिए सेल के बाहर टर्मिनलों पर जो वोल्टेज हमें मिलता है, जिसे टर्मिनल विभवांतर V कहते हैं, वो EMF से थोड़ा कम होता है। V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। समझ गया। ये V ही बाहरी सर्किट को मिलता है। हाँ, यही V बाहरी रेजिस्टेंस R के अक्रॉस लगता है, जिससे V इज इक्वल टू IR, बाहर वाला R। स्रोत में सेलों को जोड़ने के तरीकों का भी जिक्र था, सीरीज और पैरेलल में। उससे क्या फायदा होता है? हाँ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब कई सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं, मतलब एक के बाद एक, जैसे टॉर्च में होता है। हाँ, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। बिल्कुल, तो कुल EMF सारे EMFs का जोड़ हो जाता है। EEQ इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस, और कुल इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ जाता है। REQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस। इससे हमें ज्यादा वोल्टेज मिलता है। और पैरेलल में जब सबके प्लस एक साथ और माइनस एक साथ जोड़ दें? पैरेलल में अगर सारे सेल एक जैसे हैं, मान लीजिए N सेल, हर एक का EMF E और रेजिस्टेंस R, तो कुल EMF उतना ही रहता है, EEQ इज इक्वल टू E, लेकिन कुल इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, REQ इज इक्वल टू RN। ओह, EMF उतना ही पर रेजिस्टेंस कम। हाँ, इसका फायदा ये है कि हम सर्किट में ज्यादा करंट भेज सकते हैं या सेल ज्यादा देर तक चल सकता है। अगर सेल अलग अलग हो तो फॉर्मूले थोड़े जटिल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार सर्किट इतने उलझे हुए होते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तब क्या करें? किरचॉफ के नियम। हाँ, ऐसे ही जटिल सर्किट्स के लिए गुस्ताव किरचॉफ ने 2 बहुत ही जबरदस्त नियम दिए। ये नियम हमेशा हर सर्किट पर लागू होते हैं। क्या है वो नियम? पहला है संधि नियम, जंक्शन रूल। ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, मतलब जहां 3 या ज्यादा तार मिल रहे हों, जितनी टोटल करंट अंदर आ रही है उतनी ही टोटल करंट बाहर जाएगी। मतलब करंट कहीं जमा या गायब नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये असल में चार्ज के कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण का नियम है। सिग्मा I in इज इक्वल टू सिग्मा I out, या सिग्मा I इज इक्वल टू 0, आने वाली को पॉजिटिव, जाने वाली को नेगेटिव माने तो। ठीक है, और दूसरा नियम? दूसरा है पाश नियम, लूप रूल। ये कहता है कि किसी भी बंद लूप या सर्किट में अगर आप घूमकर वापस वहीं आ जाएं जहां से चले थे, तो सारे वोल्टेज गेन और ड्रॉप का जोड़ 0 होगा। सिग्मा V इज इक्वल टू 0, मतलब आप लूप में चलते हुए जितने भी रेजिस्टेंस पार करेंगे उनमें वोल्टेज ड्रॉप होगा -IR, या गेन होगा +IR, दिशा पर निर्भर करता है, और जितने भी सेल पार करेंगे उनमें वोल्टेज बढ़ेगा +E, या घटेगा -E, उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। ये क्यों होता है? ये ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। आप जहां से शुरू हुए वहीं वापस आ गए तो नेट पोटेंशियल चेंज 0 होना चाहिए। अच्छा, तो इन 2 नियमों से किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, इनकी मदद से हम हर तार में बहने वाले करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। स्रोत के उदाहरण में दिखाया भी गया है। ये तो बहुत काम के नियम है। और आखिर में एक और चीज का नाम आया है, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या बला है?
व्हीटस्टोन ब्रिज एक खास अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का। उन्हें एक डायमंड शेप या चतुर्भुज की भुजाओं की तरह जोड़ते हैं। मान लीजिए R1, R2, R3, R4। आमने सामने के 2 कोनों के बीच बैटरी लगाते हैं और बाकी 2 कोनों के बीच एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है जो छोटे से करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। इसका काम क्या है? क्यों बनाते हैं ऐसा ब्रिज? इसका मुख्य इस्तेमाल होता है किसी अनजान रेजिस्टेंस का मान बहुत सटीक तरीके से पता लगाने के लिए। मान लीजिए R4 हमें नहीं पता, बाकी 3 में से R1, R2, R3 कम से कम एक, मान लीजिए R3 ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस हम बदल सकते हैं। हम R3 को तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 न हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन न दिखाए। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 करना है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रिज का बैलेंस होना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो इसका मतलब है कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच गैल्वेनोमीटर लगा है उनका पोटेंशियल बराबर हो गया है। और इस बैलेंस की कंडीशन में किरचॉफ के नियमों से ये साबित होता है कि रेजिस्टेंस के बीच एक सीधा सा रिश्ता होता है। R2 R1 इज इक्वल टू R4 R3। R2 R1 इज इक्वल टू R4 R3। तो अगर हमें R1 R2 और बैलेंस करने वाला R3 पता है तो R4 निकल जाएगा। बिल्कुल, R4 इज इक्वल टू R3 R2 R1। ये लैब में अननोन रेजिस्टेंस नापने का बहुत ही सटीक और स्टैंडर्ड तरीका है। मीटर ब्रिज भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। वाह, तो ये थी विद्युत धारा की पूरी कहानी, कम से कम इन स्रोतों के हिसाब से। कैसे इलेक्ट्रॉन बहते हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली बात, फिर ओम का नियम V इज इक्वल टू IR। हाँ, फिर प्रतिरोधकता रो, वो कैसे तापमान पर निर्भर करती है, धातुओं में बढ़ती है, सेमीकंडक्टर में घटती है। फिर पावर लॉस P इज इक्वल टू I²R, और कैसे सेल EMF एप्सिलॉन और इंटरनल रेजिस्टेंस R के साथ सर्किट को चलाते हैं। और आखिर में किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे तरीके जो मुश्किल सर्किट को समझने में मदद करते हैं। इन स्रोतों ने वाकई बहुत कुछ कवर किया। तो हमारे श्रोता के लिए अंत में सोचने को क्या छोड़ा जाए? स्रोत के आखिर में एक पॉइंट है विचारणीय विषय में, वो ये कि हम सर्किट डायग्राम में करंट दिखाने के लिए तीर बनाते हैं, एरो, पर असल में करंट एक अदिश राशि है, स्केलर, सदिश नहीं, वेक्टर नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? तीर मतलब दिशा और स्केलर मतलब सिर्फ वैल्यू बिना दिशा के। ये वाकई एक बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। देखिए, तीर हम बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए। वो दिखाता है कि पॉजिटिव चार्ज किस तरफ बह रहा है या इलेक्ट्रॉन उसके उल्टी तरफ। लेकिन गणित के हिसाब से करंट वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अलग अलग तारों से करंट आकर एक जंक्शन पर मिलते हैं तो हम उन्हें कैसे जोड़ते हैं? बस सीधे सीधे जोड़ देते हैं, जैसे 2 एम्पियर और 3 एम्पियर मिलके 5 एम्पियर। बिल्कुल, हम वेक्टर एडिशन के नियम नहीं लगाते जिसमें एंगल वगैरह देखना पड़ता है। करंट का जोड़ साधारण अलजेब्रा से होता है। जैसा स्रोत में इशारा है, असल में करंट I जो है वो करंट डेंसिटी J, जो कि एक वेक्टर है, मतलब प्रति यूनिट एरिया करंट और उसकी दिशा, और एरिया वेक्टर DS के डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रल होता है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल J डॉट DS। अच्छा, J डॉट DS डॉट प्रोडक्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। हाँ। और 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओह, तो गणितीय परिभाषा से ही वो स्केलर निकलती है। हाँ, इसलिए भले ही हम दिशा दिखाने के लिए तीर इस्तेमाल करें, गणितीय रूप से विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये उसकी प्रकृति का एक सूक्ष्म लेकिन अहम पहलू है। बेहतरीन। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोता को इन भौतिकी स्रोतों को और गहराई से समझ